हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस में सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन पॉलिटिक्स पार्ट थर्ड। ओके, तो ये वन डे एग्जाम के लिए वीडियो है और अगर कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको कुछ अपने संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य या कुछ उसको नॉलेज होना चाहिए तो उस वीडियो को भी देख सकता है। आज का हमारा टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। फीचर्स मतलब क्या होता है? विशेषताएं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है पॉलिटिकल कंपटीशन सीरीज में। पहला वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा पर बनाया है। दूसरा वीडियो मैंने प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। वहाँ पर आप जाकर वीडियो को देखें। काफ़ी कुछ ना कुछ आपको कुछ न्यू टाइप के जो है उसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स हमारा क्या है? सबसे पहला फीचर्स है फेडरल। क्या है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बायस, यानी कि भारत में क्या है? संघवाद है। भारत में क्या है? संघवाद है। और किस तरीके का संघवाद है भैया? तो क्वासी फेडरल है। ये देखो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल में संघवाद तो है बट कैसा है? अर्ध संघवाद है। क्या है? आधा अधूरे तरीके से है। ठीक है, तो ऐसा किसका कहना है? केसी वेयर। तो केसी वेयर एक जाने माने क्या थे? जो है राजनीतिक विशेषज्ञ थे। ठीक है, काफ़ी जो है इनको नॉलेज थी। तो इन्होंने काफ़ी अलग अलग देशों का जो है संविधान स्टडी किया है, बट उन्होंने इंडियन संविधान को भी बहुत बारीकी से क्या स्टडी किया और उसके बाद ये बताया कि जो भारतीय संविधान बनकर जो रेडी हुआ है, जो लागू हुआ है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अर्ध क्या है? अर्ध संघवाद है। यानी कि अर्ध संघवाद मतलब प्योर फेडरलिज्म इंडिया में नहीं होता है। प्योर फेडरलिज्म, जैसे कि प्योर फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है? पूर्ण तरीके से अलग अलग तरीके से काम करती हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहां पे आप उसको भी कह सकते हो, यानी कि वाइस वर्सा है। तो यहां पे देखा जाए तो पूर्ण तरीके से क्या है कि कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका जो है वो विधायिका से अलग नहीं और विधायिका भी कार्यपालिका से अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इसी मेन रीजन की ही वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये क्वासी फेडरल है। ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, यानी कि जो 7th शेड्यूल भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है उसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? वहां पर कैसे देखो तो डिफ्यूजन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल क्या बताता है? आर्टिकल फर्स्ट, डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इंप्लाइज 2 थिंग्स। यानी कि पहला, यानी कि भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या बताता है कि भारत कैसा है? भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, और इससे क्या पता चलता है? तो ये 2 चीज को बताता है। पहला तो ये बताता है कि द इंडियन फेडरेशन इज नॉट, प्लीज नोट डाउन इट, यहां पे नॉट सब लिखा है। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। यानी कि जो भारत में जो संघ बना है, यानी कि जो भारतीय संघ बना है उसमें किसी भी स्टेट के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। कोई किसी भी देश के साथ, किसी भी राज्य के द्वारा क्या है कि एग्रीमेंट नहीं मेंशन किया गया है। ठीक, दूसरा क्या है कि नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। और यह भी बताया गया है कि किसी भी राज्य को क्या है कि किसी भी राज्य को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो भारतीय संघ को छोड़कर जा सके। यानी ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दूसरी बात इनडायरेक्टली तरीके से क्या बता रही है? ये बात ये बता रही है कि जो केंद्र सरकार है क्या है, यानी कि जो संघ की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट क्या है? हर हाल में क्या है? पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज फेडरल इन फॉर्म। यानी कि हमारा भारतीय क्या है कि संविधान देखने में तो क्या है, ये लगता है कि हाँ ये संघवाद जैसा कुछ मिलता जुलता है। तो यानी दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म नॉट बेस्ड ऑन द प्योर फेडरलिज्म। यानी कि हम संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, लेकिन हम पूर्ण तरीके से संघवाद व्यवस्था को नहीं मानते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं
सेकेंड पॉइंट कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। कैसी है, संसदीय। ठीक है, तो संसद है भारत में, पता है, और संसद कैसी है, बाइकैमरल है, द्विसदन है। तो पहली सदन कौन सी होती है, लोकसभा, और दूसरी सदन आपकी राज्यसभा। ठीक, तो ये कह रहा है कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। तो देखो वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, तो सब उस जगह पे पहले लोग, वहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है यहीं जो है स्थित है, तो इसीलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, इसको एक जिम्मेदार सरकार माना जाता है। और ये कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, जैसे क्या है कि मिस्टर मोदी इस समय क्या है, पीएम है। क्या है, मिस्टर मोदी क्या है इस समय, पीएम है। अब उनकी पीएम में क्या, पीएम की अपनी एक काउंसिल होती है, क्या होती है, काउंसिल होती है, एक अपनी परिषद होती है। तो उसी परिषद में जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे मिस्टर राजनाथ सिंह क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, और उसके बाद मिस्टर अमित शाह। ठीक, तो इनको भी देखिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके होम मिनिस्टर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर की एक पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए सेकंड स्लाइड पे आते हैं। यहां देखते हैं कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। यानी कि कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रोल होता है, यानी कि भूमिका, प्राइम मिनिस्टर की भूमिका बहुत अहम होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज नोट डाउन इट कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है, और देश का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, बट पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इसका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वह है रूल ऑफ लॉ, यानी कि क्या है, विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन। तो लिखा इन देखा जाए ओवरऑल बात करना है तो फाइनल एनालिसिस में जब हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ मीन्स द सॉवरेनिटी ऑफ द कॉमन मैन्स कलेक्टिव विजडम। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ठीक है, वो गवर्नर हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, कोई मतलब नहीं है। बस इंडिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन है। ठीक है, कानून का क्या है, यहाँ पर शासन चलेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि आप पीएम है तो आपके लिए सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा, या प्रेसिडेंट है तो आप कुछ भी करिए और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने रूल का वायलेशन किया है, यानी कि आपने कानून तोड़ा है, तो आपको पक्का है आप जो कानून तोड़े हो उस कानून के तहत कोर्ट में आपका मामला जाएगा, और कोर्ट उस कानून में जितने भी चीज़ें संबंधित होती हैं, जो भी सजा होगी का प्रावधान होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। फिर चौथा मेन फीचर है इसका जो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो हमारी क्या है, एकल क्या है, एकल है और निष्पक्ष जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट में क्या है, निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो देख रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, यानी कि भारत की पता है ना सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। ठीक, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन इट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और एक क्वेश्चन और आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं कि इसको ऐड कर लीजिए कि हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान को पढ़ने की जो शक्ति किसको मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। किसको मिली हुई है जी, सुप्रीम कोर्ट को। तो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ। कई बार इससे क्वेश्चन वनडे में पूछे गए हैं। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अब जैसे जजों की जो नियुक्ति होती है वो कोई नेता होता तो करते नहीं है। ठीक है, तो वो सब नहीं करते हैं, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। या जब मैं जुडिशरी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किया जाता है, यानी उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो वो वहाँ पर जब हम जुडिशरी पढ़ाएंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको बस क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की क्या है हमको विशेषताएं
पढ़ना है। चलिए अब आगे जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, वो कौन सी है जी? फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हो? मौलिक अधिकार। या फंडामेंटल राइट्स को आप डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में फंडामेंटल राइट्स को डेमोक्रेटिक राइट्स कहा गया है, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार भी इसको कहते हैं। तो प्लीज नोट डाउन इट। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो नोन एज, और ऑप्शन में ABCD करके घुमा दे, तो डेमोक्रेटिक राइट्स भी इसको कहा जाता है। ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। और कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को? 6 दिए गए हैं। तो शुरुआत में जब ये फंडामेंटल राइट्स लागू किए गए थे, यानी कि जब संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ था, तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स से 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार डिलीट कर दिया गया था। वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा कि कौन सा जो है डिलीट कर दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया था? उसको हटा दिया गया था। चलिए, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इरेज करता हूं, ताकि आप क्या अच्छा खासा इस पे स्क्रीनशॉट लेकर अपने काम की जो भी चीजें हैं नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम मूव करते हैं, 3rd स्लाइड। ओके, चलिए अब इसमें हम क्या बात करते हैं। यहां पे लिखा है कि दे ऑपरेट, यानी कि एज अ लिमिटेशन ऑन द ट्रिनरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यानी कि दूसरे शब्दों में ये बात कर क्या कर रहा है? दूसरे शब्दों में ये बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर क्या है? सरकार की शक्तियों के ऊपर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ उसको नियंत्रित करते हैं। अदरवाइज सरकार अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं डाला जाएगा तो अपनी मनमानी ढंग से शासन करेगी नहीं। तो इसीलिए भाई राइट्स का हनन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं क्या है? वो क्या है कि कंट्रोल डालते हैं किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। और ये देखने को मिलता है कहां पे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, या सरकार के द्वारा किया जाता है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो अगर आपको लगता है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए। और आपको अगर हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके जाइए। और वहां पे क्या होगा कि एक PIL होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका बनेगी आपकी, और दायर किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट सबको समन करेगी, भाई सरकार को भी बुलाएगी, या जिन लोगों ने आपके साथ गलत काम किया होगा, ठीक है, आपके राइट्स का वायलेशन किया होगा, तो उन सारी चीज़ों को क्या उधर पेशी लगेगी। फिर तो जो भी सही होगा तो सही, और जो गलत होगा गलत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ पे ही तो काम करेगी। सिंपल सी बात है। चलिए आगे मूव करते हैं। कहते हैं कि दे आर जस्टिसेबल इन नेचर दैट इज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ देयर वायलेशन। मैंने वही बताया कि ये कैसे हैं? न्यायिक हैं, यहाँ पे न्याय मिलता ही है। अगर इनका वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या है कि व्यक्ति क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ओके, चलिए अब लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या लिखा है जी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं। तो इसको कहाँ बताया गया है? दे आर इनोमिनेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य भी इसको कहा जाता है। प्लीज नोट डाउन इट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम दूसरे नाम से दूसरे नाम से जानते हैं, तो उस नाम बताइए। तो नाम क्या है उसका? वेलफेयर स्टेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य। ओके, चलिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू अवर पीपुल। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जब, तो उन्होंने ये बताया कि देखो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमने जो कुछ किया, तो फंडामेंटल राइट्स इंसानों को पॉलिटिकल राइट्स दे रहा है। किस तरीके का राइट दे रहा है? पॉलिटिकल राइट्स दे रहा है, यानी कि राजनीतिक अधिकार दे रहा है। लेकिन हमको सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इसको फिर कहाँ पे जो है सेट करना पड़ा? DPSP में। ओके, देखो उस समय थोड़ा देश आजाद था, आर्थिक तंगी थी, पता है, गरीबी थी, भुखमरी थी, और समाज में क्या है, बहुत सारी कुरीतियां थी। तो उस समय वो टाइम नहीं सही था कि इसको भी फंडामेंटल राइट्स में जो है इंक्लूड किया जाए। तो इसीलिए इसको DPSP में रखा गया है।
ठीक है। अब धीरे धीरे समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, भेदभाव, ये इनइक्वालिटी वगैरह, असमानता वगैरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आर्थिक स्थिति भी क्या है लोगों की सही हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करती है सरकार। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट राइट्स है वो है फंडामेंटल फीचर्स है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो भैया अगर अधिकार मिला है तो आपको कुछ ड्यूटी तो सरकार देगी ही, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी भी देगा। तो लिखिएगा द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से इन्फोर्समेंट हुआ था तो उस समय कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह का चैप्टर या कोई भी पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं था। यह पहले याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल तो इंक्लूड नहीं था तो उसको इंक्लूड किया गया, यानी कि उसको क्या है ऐड ऑन किया गया। तो लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। देखो ना, साफ साफ लिखा है, जोड़ा गया। अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी। प्लीज नोट डाउन इट। कई बार बस इसी पैराग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भारतीय संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया था। और किस कमेटी की सिफारिश, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है? सिफारिश। तो सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद वाली स्लाइड की, यानी कि 4 स्लाइड की बात करते हैं। चलिए आ गए। अब लिखा है कि इंडियन सेकुलरिज्म यानी कि भारत में पंथ निरपेक्ष जो है उसको, पंथ निरपेक्षता को कैसे भारत जो है सजो के रखा है। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया कैसा है? एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब इस सेकुलर का मतलब क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं। लिखा है कि हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इन स्टेट। यानी कि भारत का यानी कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि भारत में भाई हिंदू की मेजॉरिटी है तो इसको हम हिंदू स्टेट घोषित कर दें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत में सभी जो धर्म है क्या है? बराबर है। क्या है? सभी बराबर है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सब क्या है? बराबर है। तो इसीलिए क्या है कि इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार। तो इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। तो पता है, अब वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पीएम हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि वो एक बटन दबाएगा तो उसकी वोट की वैल्यू जो है 10 लाख के बराबर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो भी प्रेस करेगा बटन को उतना ही वैल्यू इसकी भी है। तो 1 पर्सन क्या है? 1 पर्सन 1 वोट ही वैल्यू होगी। ठीक, क्लियर कट। चलिए लिखा कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर ऑफ एज और अबव इज इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस। तो कह रहा है कि भैया कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है, कोई भी नस्ल हो, कोई भी सेक्स मतलब यहाँ पे क्या है? मेल और फीमेल, महिला और पुरुष से है। रिलीजन किसी भी जाति धर्म से हो, कोई मतलब नहीं करता है। किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बस एक ही क्राइटेरिया ये है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए भैया? 18 या 18 से ज़्यादा ये होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन मिला हो, उसकी वोटर ID वगैरह क्या है बनी हो, और जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो बिलोंग करता है वहां पर क्या है उसका भी रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगा। और किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। तो गांव के जो पटवारी वगैरह होते हैं, लेखपाल वगैरह होते हैं ना, तो ये लोग जाते हैं और ये सब अपना डिटेल वगैरह मांगते रहते हैं और वो बस अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, तो आपातकालीन जो प्रावधान किया गया है। तो 3 तरीके की इमरजेंसी है भैया कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी यानी कि आपात की व्यवस्था की गई है। पहली इमरजेंसी है कि इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबिलियन। तो आर्टिकल 352 कौन सा जी? आर्टिकल 352। तो एक इमरजेंसी है जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क से लड़ाई हो जाए, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, चाइना से हो जाए या किसी भी देश से हो जाए, तो इस समय क्या है? हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है। क्या लगती है जी? नेशनल इमरजेंसी लगती है। एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाए, वही आर्म रिबिलियन, या अपनी भारतीय सेना विद्रोह कर दे। क्या करे? अपनी भारतीय सेना है विद्रोह कर दे। किसके खिलाफ? शासन के खिलाफ। किसके साथ? गवर्नमेंट के खिलाफ। ओके, तब जाके कहीं नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगी। और नेशनल इमरजेंसी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल
2 352, अनुच्छेद 352। चलिए सेकंड टाइप की है कि इमरजेंसी राइजिंग आउट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, आर्टिकल 356 और 365, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा जाता है, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल। यानी कि जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं ना, मनमानी ढंग से क्या है, केंद्र सरकार की बातें नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। पहला पॉइंट याद है, फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघवाद का क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? वायलेशन करते हैं, हनन करते हैं या उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब जाके इस केस में क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। लास्ट स्लाइड है ये। ओके, चलिए फिर लिखा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 क्या है? वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है, याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने तरीके की इमरजेंसी है भारत में भैया लागू, मतलब प्रावधान किया गया है? तो 3 तरीके की है, ठीक है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको आर्टिकल 360 से संबंधित किया गया है और ये अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुई है। चलिए अब सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 3 टियर गवर्नमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इंडिया में पहले यूनियन गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर 1992 का दशक आया, उसमें एक टियर और बनाया गया। क्या बनाया गया? तो वो टियर था एक तो पहले तो संविधान में संशोधन किया गया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1992 में। एडेड 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। आपको पता है ना, लोकल गवर्नमेंट विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी जो व्यवस्था बनाई है ना, ये दुनिया में कहीं व्यवस्था नहीं, ये सब कहाँ पे है? इंडिया पे है। तो इंडिया में है तो सबसे ऊपर कौन है भैया? सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट। कौन है इंडिया में सबसे ऊपर? क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक। उसके नीचे कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है। उसके नीचे कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है। और इसके नीचे कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट है। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट 2 तरीके की है। एक है क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपका सबसे नीचे ग्राम सभा, ठीक है, फिर ग्राम सभा के बाद फिर क्या है? ब्लॉक पंचायत आती है और उसके बाद जिला पंचायत। इसी तरीके से ULBs हैं, अर्बन लोकल बॉडीज कहा जाता है इनको, जिसमें म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब आते हैं, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो देखो 3 लेवल हो गया ना, पहले पे कौन है? यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे पे स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे पे भैया लोकल। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो 3 टियर गवर्नमेंट है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा कि ये बताइए कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? 1992। तो 73rd वाला संबंधित है किससे? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 74 वाला संबंधित है अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब भारतीय संविधान तो आपको पता है, ये सबसे बल्कि भी है और सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है, ठीक। अब क्यों है? तो रीजन बताया गया है। तो पहला रीजन क्या है यहाँ पे? पहला रीजन है जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। आप इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता को देख सकते हैं। नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ में देखो तो सब कुछ अलग दिखता है, साउथ में अलग दिखता है, ईस्ट में जाओ तो अलग दिखता है, वेस्ट में जाओ तो अलग दिखता है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया भारतीय संविधान इतना लंबा ही क्यों है? ठीक है, उसकी साइज क्या है? एलिफेंट साइज, यानी कि बहुत बड़ी साइज है, ठीक है। क्यों? तो एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारी क्या है? डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ओके, चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करता है तो वो कौन सा है? हिस्टोरिकल फैक्टर है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज वेरी बल्कि, ठीक। तो देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो कानून बने हैं वो एज इट इज भारतीय संविधान में वैसे ही लागू कर दिए। यानी कि 70 से 80% जो भारतीय संविधान आज हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर ही आधारित है। तो समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है कि क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल थे, बहुत सारे पार्ट थे। तो वही चीज यहाँ भी है, अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हो चुका है। तो ये सारी चीजें की ही वजह से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास? हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि कैसे हैं? ऐतिहासिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण है। चलिए अब सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे उसी पे हम केंद्र सरकार भी काम करती है और उसी पे राज्य सरकार भी काम करती है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको
पहुंचाइए। बस इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।